अब तक हम डीसी मशीन की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, उसकी इक्वेशंस, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बात किए थे। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज होती है? देखो क्या होता है, कोई भी जो मशीन हो, चाहे वो डीसी मशीन हो, चाहे सिंक्रोनस हो या इंडक्शन हो, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनका वेरिएशन ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मोटर की या सॉरी जैसे कि जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज, मोटर के लिए उसका टॉर्क, मोटर की स्पीड, ठीक है, जनरेटर का फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, ये सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट होता है और हम ये देखना चाहते हैं कि ये पैरामीटर्स किस टाइप से वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन अदर पैरामीटर्स। तो जब इस तरह के ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं टू डिपिक्ट वेरिएशन ऑफ वन मशीन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू द अदर, इट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग ही डाल लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन। तो इसमें लिखना, कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू प्लॉट ऑफ certain machine parameters as some parameter is varied, such as generator voltage and current, motor speed and torque। ठीक है, अब सबसे पहले बात जनरेटर की आती है। तो जनरेटर के अंदर हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन विद मैग्नेटाइजेशन कर्व। अब ये मैग्नेटाइजेशन कर्व क्या होता है? देखो क्या होता है, जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्लक्स की वजह से। और फ्लक्स कौन बनाता है? फ्लक्स बनाता है फील्ड करंट। तो अगर जनरेटर का ईएमएफ उसके फील्ड करंट के अगेंस्ट प्लॉट किया जाए तब उसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो इसमें लिखना, इट इज अ प्लॉट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और नो लोड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ और नो लोड वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू फील्ड करंट एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब देखो ईएमएफ की इक्वेशन हमने क्या डिराइव की थी? Km phi ओमेगा डिराइव की थी। अब ये जो फाई है इट इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट, तो हम ये बोल देते हैं ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू आईएफ इंटू ओमेगा। अगर ईएमएफ आईएफ के प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? आईएफ के अगेंस्ट लीनियर बनना चाहिए ना। ईएमएफ वर्सेस आईएफ, ग्राफ कैसा आना चाहिए? लीनियर। लेकिन क्या होगा अगर फ्लक्स बढ़ाते जाओगे तो फ्लक्स कहीं ना कहीं जाके सैचुरेट कर जाएगा, तब क्या होगा? फाई आईएफ के प्रोपोर्शनल ना होके फाई क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसमें लिखना, आफ्टर अ सर्टेन फील्ड करंट द फ्लक्स सैचुरेट्स and becomes almost constant, so EMF also becomes constant। ठीक है, अब देखो ग्राफ जाता कैसे है। शुरुआत लीनियर रहेगी और बाद में जाते जाते सैचुरेट कर जाएगा। ये हो गया सपोज ओमेगा 1 के लिए। अब मान लो अगर मैं स्पीड कम कर दूं, स्पीड कम करने से ईएमएफ कम हो जाना चाहिए। देखो ईएमएफ आईएफ इंटू ओमेगा के प्रोपोर्शनल है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ईएमएफ वर्सेस आईएफ, स्लोप कितना हुआ? ये y इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है ना, स्लोप है के ओमेगा। तो अगर मैं कहूं कि ओमेगा कम कर दिया तो तुम कह सकते हो कि ग्राफ का स्लोप कम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अगर दूसरे ओमेगा पे प्लॉट करते हो तो ग्राफ कैसा आता है? स्लोप कम आता है, वो इसके नीचे से जाएगा। यहां पे ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1। बात क्लियर हो रही है? ईएमएफ तो स्पीड के भी प्रोपोर्शनल है ना, अगर ईएमएफ स्पीड के प्रोपोर्शनल है तो स्पीड गिरा देने से ईएमएफ का ग्राफ नीचे आ जाएगा। लेकिन अब मान लो एक चीज एज्यूम करो
अगर सैचुरेशन होता ही नहीं तब क्या होता? सैचुरेशन नहीं होता तो ईएमएफ का ग्राफ लीनियर होना चाहिए था। तो एक ग्राफ ऐसा भी बना देते हैं जो विदाउट सैचुरेशन का आता है, तो ये जो लीनियर ग्राफ था वो लीनियर ही चला जाता। ये यहां से मुड़ना शुरू हुआ है ना, तो ये मुड़ता नहीं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चली जाती। इसको बोल देते हैं एयर गैप लाइन। एयर गैप लाइन क्या बता रही है बताओ? एयर गैप लाइन बता रही है मशीन की अनसैचुरेटेड कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब अगर मशीन में आयरन ना होता, वाइंडिंग प्योरली एयर पे होती, अगर वाइंडिंग का कोर एयर होता तो कभी सैचुरेशन आता ही नहीं और मशीन का ग्राफ कैसे जाता? सीधे। अब वो बात अलग है, अगर एयर होता तो इतना ईएमएफ ही नहीं बनता, क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी कम होती है। एयर की परमिएबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये ग्राफ नीचे से जाना चाहिए था। तो इसीलिए ये मत कहना कि एयर गैप लाइन का मतलब है अगर मशीन एयर से बनेगी तब कैरेक्टरिस्टिक। तुम ये बोलोगे अगर मशीन सैचुरेट ना होती तब जो कैरेक्टरिस्टिक आती, दैट इज कॉल्ड एज एयर गैप लाइन। तो इसमें लिखना एयर गैप लाइन रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स of unsaturated machine, characteristics of unsaturated machine which gives linear curve, which gives linear curve। अब लेकिन देखो क्या होता है, मान लो अगर ये कंपाउंड मशीन होती, अगर यही मशीन एक कंपाउंड मशीन होती, तब हम कहते टोटल एमएमएफ क्या होगा? एनएफ आईएफ, ये शंट वाला है, ठीक है, ये शंट वाला है। अगर क्यूमुलेटिव कंपाउंड होता तो प्लस और डिफरेंशियल कंपाउंड होता तो माइनस। तो ये वाला किसका आ गया? ये सीरीज वाइंडिंग का। अब हम जानते हैं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ, तो हम कहते हैं फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एनएफ आईएफ प्लस माइनस एनएससी आईएससी। अब लेकिन अगर इसे कंपेयर करना है तुम्हें इस वाले कॉन्सेप्ट से, आईएफ वाले से, तो हम ये कहते हैं फॉर एन इक्विवेलेंट मशीन with only शंट वाइंडिंग, कि जिस मशीन के अंदर सीरीज वाइंडिंग होती ही नहीं, सिर्फ कौन सी वाइंडिंग होती? शंट वाइंडिंग। तब उसमें एनएफ टर्न्स होते, लेकिन उसका करंट होता सपोज आईएफ डैश। मैं कह रहा हूं अगर मशीन में एक सीरीज वाइंडिंग होती ही ना, शंट वाइंडिंग होती, बट एमएमएफ सेम बन रहा होता, तो उसके लिए कितना फील्ड करंट चाहिए होता? IF प्लस माइनस NSE बाय NF ISC। यानी अगर तुम्हें कंपाउंड मशीन को शंट मशीन की तरह ट्रीट करना है तो उसका फील्ड करंट मॉडिफाई कर लो और बाद में सेम ग्राफ बना दो, वरना अलग से ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसमें लिखना अ कंपाउंड मशीन कैन बी ट्रीटेड एज अ शंट मशीन while drawing the characteristics, but field current of such machine is modified to account for series winding flux और MMF। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स कंसीडर करने के लिए शंट वाइंडिंग का फील्ड करंट मॉडिफाई करके लेना पड़ता है, तो कितना लिया जाता है? IF डैश। ये क्लियर हुआ मैग्नेटाइजेशन कर्व। जब हम लोग सिंक्रोनस भी पढ़ेंगे ना, तो उसका भी डिस्कशन शुरू इसी कर्व से होता है, मैग्नेटाइजेशन कर्व से। वहां भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, तो जैसे डीसी जनरेटर की बात हो रही है, वहां ऐसे ही बात होती है सिंक्रोनस जनरेटर की। अब ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट लिखना इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब देखो, ये तो बात हुई नो लोड की। अगर मशीन में कोई लोड ही कनेक्टेड नहीं है तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता, तो आउटपुट किसके बराबर आ जाता है? ईएमएफ के। एक चीज सोचो, मशीन में वोल्टेज ड्रॉप कौन कौन से होते हैं? IaRa हो जाता है, VBD हो जाता है। मैं कह रहा हूं अगर करंट ही फ्लो ना करे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, और VT किसके बराबर होगा? ईएमएफ के। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, अंडर नो लोड कंडीशन the current is almost zero, the current is almost zero
सो Vt is approximately equal to induced EMF. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ आर्मेचर करंट there is IARA voltage drop and drop due to armature reaction. अब देखो इसमें क्या होता है, अगर ग्राफ बनाया जाए, अब ये जो हम ग्राफ बनाएंगे वो VT का बनाएंगे, अभी किसका बनाया था, EF का बनाया था ना, और मैंने यही बोला था VT और EMF बराबर होते हैं अगर IA 0 हो। एक्स एक्सेस सेम है IF, लेकिन ग्राफ किसका चाहिए, VT का। तो पहले देखो EMF का ही ग्राफ बना लो जो अभी बनाया भी था, इस टाइप से आ जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, एट नो लोड। लेकिन जब VT का ग्राफ बनाते हैं तो क्या दिखता है कि VT का ग्राफ ना इसके बाद में शुरू होता है। तो ये क्या हो गया, इन केस ऑफ लोड। लेकिन मैंने बोला नो लोड और लोड के बीच में जो गैप आता है वो दो रीजन से आता है। पहला रीजन क्या होता है, पहला रीजन होता है IARA का ड्रॉप, और दूसरा रीजन क्या होता है, दैट इज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अगर आर्मेचर रिएक्शन और IARA दोनों ड्रॉप लेने हैं तो क्या करो, IARA ना पहले इसमें ऐड कर दो। इसमें अगर तुम IARA ऐड कर दोगे तो एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये वाला ड्रॉप कितना है ब्लैक और ब्लू कर्व के बीच में, IARA। अब बात है IARA ऐड करके भी वापस हमें रेड वाला कर्व नहीं मिला, कुछ ना कुछ गैप रह गया, और वो गैप रह जाने का रीजन है दिस इज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अब इसका क्या मतलब हुआ, आर्मेचर रिएक्शन से वोल्टेज ड्रॉप क्यों आ रहा है। पहली बात समझना, आर्मेचर रिएक्शन में मैंने बताया था उसका नेट इफेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग होता है। अगर उसका इफेक्ट डीमैग्नेटाइजिंग है दैट मींस इट विल ट्राई एंड रिड्यूस द फ्लक्स। अगर फ्लक्स कम हो गया तो उससे बनने वाला EMF भी कम, EMF कम तो बाहर मिलने वाली वोल्टेज भी कम, इसीलिए आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूसेस द इफेक्टिव वोल्टेज। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, आर्मेचर रिएक्शन हैज अ डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट in addition to cross magnetizing effect, so it reduces the flux and hence induced EMF reduces and the terminal voltage also reduces। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज भी हमारी कम हो जाएगी ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो नो लोड पे रेड वाला कर्व मिलेगा, लोड पे ब्लू वाला। इसमें अगर IARA ऐड कर दो तो ब्लैक वाला कर्व मिलता है, तो बचा हुआ गैप किसकी वजह से है, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। और बहुत सारे देखो न्यूमेरिकल्स भी इसी टाइप से बनते हैं कि ऐसा मान लिया जाए अगर आर्मेचर रिएक्शन की वजह से फ्लक्स 5% कम हो गया तब क्या होगा। तो तुम क्या कहोगे, आर्मेचर रिएक्शन से अगर फ्लक्स 5% कम हो रहा है तो इनिशियल फ्लक्स अगर 5 था, अब उसका 95% बचेगा, यानी 0.955। इस टाइप का डेटा क्वेश्चंस के अंदर भी यूज हो जाता है। ये क्लियर है आर्मेचर रिएक्शन से ड्रॉप कैसे आता है। अब क्या होता है, अगर देखा जाए कि रिजल्टेंट MMF क्या होगा, अगर रिजल्टेंट MMF की बात की जाए तो ये क्या होगा, NF IF प्लस माइनस NSE ISC माइनस ATD। ATD क्या है, AT माने एम्पियर टर्न, D माने डीमैग्नेटाइजिंग, तो हम क्या लिख रहे हैं, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स या MMF ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो नेट MMF में आर्मेचर रिएक्शन का एक कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, दैट इज द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। अब मान लो मैं कहता हूं कि मुझे रेटेड टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, मेरी बात समझना, ये मान लो ये VT रेटेड है,
अब हमें क्या पता चल रहा है, नो लोड पे तो कम फील्ड करंट पे इतनी वोल्टेज मिल जा रही है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन के कारण ज्यादा फील्ड करंट लगाना पड़ रहा है। ये हुआ ना एक्स्ट्रा फील्ड करंट। तो ये क्या बताएगा, एक्स्ट्रा IF required to compensate आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, इतना IF एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगी जिससे कि आर्मेचर रिएक्शन कैंसिल हो जाए। हमें क्या पता चल रहा है, देखो नो लोड पे कोई करंट नहीं था, IA था ही नहीं। IA नहीं था तो ना तो IARA का ड्रॉप आ रहा था और ना ही आ रहा था तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट। तो बहुत आसानी से रेटेड वोल्टेज मिल जाती थी। लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन ने वोल्टेज को घटाने की कोशिश की, बट मुझे उतनी ही वोल्टेज चाहिए, तो मुझे ज्यादा फील्ड करंट लगाना पड़ेगा। और वही ये डिफरेंस बता रहा है कि भाई इतना एक्स्ट्रा फील्ड करंट लगाओगे तो ये जो ATD है इसको कैंसिल कर सकते हो, दैट इज डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। और अगर तुम चाहते हो IARA को भी कंपेंसेट करना, तो तुम्हें और ज्यादा फील्ड करंट लगाना पड़ेगा। भाई IARA का भी तो ड्रॉप आ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्स्ट्रा IF रिक्वायर्ड टू कंपेंसेट IARA। सीधी सी बात है भाई, IF वोल्टेज को बना रहा है, IARA और आर्मेचर रिएक्शन कम कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं वोल्टेज जितनी पहले मिल रही थी उतनी ही अब मिले, तो जितना ये लोग रिड्यूस करें उतना ही IF वोल्टेज को बढ़ा दे। तो इसीलिए कंपेंसेट करने के लिए एक्स्ट्रा करंट्स की जरूरत पड़ती है, और उसी को हम लोग यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग देख सकते हैं। और वही ये डिफरेंस भी तुम्हें बताएगा। ये क्या बता रहा है, IF minimum required to circulate IA। ठीक है, कम से कम कितना फील्ड करंट जरूरत पड़ेगा IA बनाने के लिए, वो ब्लू वाले कर्व का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है। देखो ब्लू वाले कर्व का मतलब है कि y एक्सिस, ये वाले पॉइंट का मतलब है y एक्सिस की वैल्यू 0 है। y एक्सिस की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की। एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट पे y एक्सिस 0 होगी, यानी VT 0 होगा। VT 0 माने शॉर्ट सर्किट। अब सिंपल सा भी अगर सर्किट ले लिया जाए, मैं कह रहा हूं भाई मुझे 10 एम्पियर IA चाहिए। अब अगर तुम कह रहे हो एक पर्टिकुलर IA तुम्हें चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए EMF की जरूरत पड़ेगी, और वो EMF बनाने के लिए कितना फील्ड करंट लगता है, दैट इज दिस इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं शॉर्ट सर्किट में भी 10 एम्पियर 20 एम्पियर का करंट चाहिए, उसके लिए कितनी वोल्टेज तुम्हें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड करंट है IF min। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स क्लियर हुई। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं, ये तो देखो जनरल कॉन्सेप्ट है जो मैंने तुम्हें समझा दिए, जिनका यूज कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक लिखो, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना, कर्व बिटवीन EA माने आर्मेचर EMF EA एंड IF, EA एंड IF विद N रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि स्पीड कांस्टेंट रख रहे हो, N कह दो, ओमेगा कह दो, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में हो जाएगी, N हो जाएगी RPM में। ठीक है, विद N रिमेनिंग कांस्टेंट। अगला लिखो, लोड कैरेक्टरिस्टिक, पहला तो नो लोड हो गया, अगला लोड कैरेक्टरिस्टिक। इसमें लिखो, कर्व बिटवीन VT एंड IF, कर्व बिटवीन VT एंड IF विद IA एंड N रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, यानी आर्मेचर करंट और स्पीड दोनों कांस्टेंट हैं। नो लोड में मैंने आर्मेचर करंट की बात क्यों नहीं की, क्योंकि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक में ऐसा मानूंगा कि आर्मेचर करंट 0 है। ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं की है। अगला, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक।
इसमें लिखो कर्व बिटवीन वीटी एंड आईएल। वीटी एंड आईएल, आईएल मैंने बताया था ना लाइन करंट होता है जो जनरेटर से लीव करे या मोटर में एंटर करे, लेकिन अभी हम जनरेटर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। कर्व बिटवीन वीटी एंड आईएल विद आईएफ एंड एन कांस्टेंट, विद आईएफ एंड एन कांस्टेंट, ठीक है। लास्ट, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स और रेगुलेशन कर्व, ठीक है। आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स या रेगुलेशन कर्व, इसमें लिखो कर्व बिटवीन आईएफ एंड आईए with Vt and N constant, IF and IA with Vt and N constant। और इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। अब देखो ये चार कर्व के बारे में बात करनी है, EA वर्सेस IF, फिर VT वर्सेस IF, VT वर्सेस IL और IF वर्सेस IA। लेकिन अपने पास कई सारे जनरेटर है, सेपरेटली एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड, कंपाउंड एक्साइटेड, कंपाउंड में भी क्यूमुलेटिव, डिफरेंशियल, क्यूमुलेटिव में भी अंडर, फ्लैट और ओवर, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो हमें हर एक ग्राफ देखना होगा सारी कैटेगरीज के लिए। तो हम क्या करेंगे, जनरेटर बाय जनरेटर चलेंगे। मैं एक एक कैटेगरी का जनरेटर लेता जाऊंगा और उसके लिए चारों कर्व्स डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले लिख लेना सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट वाले में बात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आईएफ तो वेरिएबल होता ही नहीं है, उसमें हमारे परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं ड्रॉ करते। अब इसका सेटअप कैसा रखते हैं, देखो फील्ड करंट वेरी करने के लिए फील्ड सर्किट के अंदर एक रियोस्टेट लगा दो और एक बैटरी लगा दो, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई ना। अब फील्ड वाइंडिंग से जो आईएफ बनेगा वो हो गया अपना वेरिएबल। अब आर्मेचर की बात कर लेते हैं, ये हुआ आर्मेचर। आर्मेचर के अंदर सब कुछ है, आरए वगैरह अलग से नहीं दिखा रहा हूं। ये मैंने एक एमीटर लगाया, एक वोल्ट मीटर, एमीटर यहां भी लगा दो क्योंकि फील्ड करंट तो मेजर करना पड़ेगा ना रीडिंग के लिए। और यहां से हमने स्विचेस दे दिए। स्विच किसके लिए दे दिया कि लोड अगर कनेक्ट करना हो, अगर नो लोड पे चलाना है तो स्विच को ओपन रखो, और लोड जोड़ना है तो दोनों स्विचेस को क्लोज कर दो। और दोनों को साथ में क्लोज करने के लिए ना ऐसे कपलिंग दिखा देते हैं। ये कपलिंग का मतलब ये होता है कि दोनों स्विचेस कपल्ड हैं, ऑन होंगे तो एक साथ, ऑफ होंगे तो भी एक साथ होंगे, ठीक है। तो इतना हमने सर्किट डिजाइन कर लिया। इसमें एक एमीटर फील्ड वाइंडिंग में लगा है क्योंकि आईएफ मेजर करना है, और एक एमीटर वोल्टमीटर आर्मेचर में लगा है क्योंकि आर्मेचर की वोल्टेज और आर्मेचर का करंट हमें मेजर करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमने मैग्नेटाइजेशन कर्व के बारे में बात की थी ना, वही होता है तुम्हारा नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ भी नहीं है। अब देखो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखाते हैं, क्या होगा यहां पे एक्सेस में ई ए वर्सेस आई एफ, और इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा भाई, स्पीड। पूरे ग्राफ में स्पीड कांस्टेंट रखनी है। तो देखो शुरू में लीनियर जाएगा कर्व, बाद में सैचुरेट कर जाएगा। अब यहां पे क्या होता है, अभी मैंने बताया था, अगर ये ग्राफ लीनियर निकल जाता तो इसको हम क्या कह देते, एयर गैप लाइन। तो जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है वही हमारा क्या होता है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने यहां एक चीज चेंज कर दी है। मैंने यहां y एक्सिस में 0 से स्टार्ट नहीं किया, मैंने OA दिखाया है। OA कहलाता है रेसिडुअल वोल्टेज। अब बात है भाई रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी तो समझ आता है, रेसिडुअल वोल्टेज क्या है। देखो मैंने क्या बताया था
कि अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बावजूद कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी बच जाती है, जिसे बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। अब डीसी मशीन में कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है? डीसी मशीन में जो ईएमएफ बनता है दैट इज योर मोशनल ईएमएफ, बीएलवी। तो अगर कुछ भी रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी बची है यानी बी आर, तो उसकी वजह से भी एक ईएमएफ बनेगा बी आर इंटू एल इंटू वी। तो इसमें लिखना ओ ए रिप्रेजेंट्स रेसिडुअल वोल्टेज एंड इट इज ड्यू टू रेसिडुअल फ्लक्स इन द कोर of the machine, in the core of the machine, which produces motional EMF when the shaft of generator is rotated by prime mover। ठीक है, जब कभी शाफ्ट को रोटेट करोगे प्राइम मूवर से तब हमारा जो वोल्टेज बनेगा दैट इज रेसिडुअल वोल्टेज। अगला पॉइंट एक और लिखो, we do not draw the demagnetization curve because it is not identical to magnetization curve due to hysteresis। ठीक है, यानी कि जब IF बढ़ा रहे हो और IF घटाओगे तो सेम ग्राफ नहीं आता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस होगा तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के ग्राफ अलग होते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये हुई नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। अगला लिखो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसी के साथ हम लोग बनाते हैं, अभी जो हमने सेकंड कर्व बनाया था ना उसी को कहते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां मैं बात करूंगा वीटी की। ठीक है, वीटी वर्सेस आईएफ। तो ये वाला जो ग्राफ बनाया है रेड में, ये नो लोड वाला ग्राफ है। अब लोड कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसके अंदर दो ड्रॉप लेने पड़ते हैं, एक ड्यू टू IaRa एंड द सेकेंड वन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो जो ग्राफ मैंने अभी दिखाया था वही ग्राफ मैं यहां बना रहा हूं वापस से। तो ये हो गई लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैंने ये भी बताया था ना अभी इसके अंदर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होता है, बताओ? अभी बताया था मैंने, इसको क्या लिखते हो? दिस इज IF मिनिमम। अब मैंने ये बोला था लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या कांस्टेंट रहता है भाई? N और IA कांस्टेंट रहता है, यानी मैं पहले ही स्पेसिफाई कर दूंगा कि 10 एम्पियर के लिए कर्व बनाओ। अब 10 एम्पियर करंट अगर फ्लो कराना है तो उसके लिए कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ फील्ड करंट चाहिए होगा, दैट इज IF मिनिमम। इससे ज्यादा लगाओगे, इससे कम नहीं लगा सकते, कम लगाओगे तो उतना एम्पियर फील्ड करंट सर्कुलेट कराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये IF मिनिमम किस पे डिपेंड कर रहा है? IA पे। अगर तुम कहो 10 की जगह 1 ही एम्पियर फ्लो कराना है तो कम फील्ड करंट से भी काम चल सकता है, 10 की जगह 50 फ्लो कराना है तो ज्यादा फील्ड करंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसमें N और IA कांस्टेंट है। अब ये बात है कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कैसे होती है, क्या करते हैं, ये स्विचेस को क्लोज कर देते हैं। उससे क्या होगा? उससे डीसी जनरेटर के साथ एक लोड कनेक्ट हो जाएगा। अब जनरेटर के साथ जब लोड कनेक्ट हो गया तो IA फ्लो करने लगा, और कितना IA आ रहा है ये हमारा एमीटर हमें बताएगा। लेकिन मैंने बोला वो IA मुझे फिक्स रखना है, मैंने ये बोल दिया भाई 10 एम्पियर ही करंट चाहिए। तो क्या करो, पहले IF वेरी करो, IF से EMF वेरी होगा, EMF वेरी होते ही IA वेरी हो जाएगा, लेकिन IA तो कांस्टेंट रखना है। फिर क्या करें, फिर ये लोड वेरी कर लो, ये लोड वेरी करके IA को वापस किस पे ले आओ? 10 एम्पियर पे। जैसे मानो पहले IF 1 एम्पियर था, मैंने स्विच ऑन किया, IA आ गया 10, अब मैंने IF को कर दिया 2, तो EMF डबल हो जाएगा तो करंट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट तो 10 ही चाहिए। तब हम लोड को चेंज करके वापस करंट को किस पे ले आते हैं? 10 पे। यानी यहां दो चीजें चेंज करनी है, एक तो वैल्यू ऑफ IF, एक एंड द वैल्यू ऑफ लोड। जैसे लोड में मान लो एक रेजिस्टेंस ही है तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो इसमें लिखना, टू ड्रॉ लोड कैरेक्टरिस्टिक्स द स्विच इज क्लोज्ड and the field current is varied, but at the same time we must vary the load
इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ IA, ठीक है, लोड भी वेरी करना जरूरी है। और इसके अंदर मैंने बताया दोनों के बीच में जो ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप किसकी वजह से होता है? दिस इज द ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन या IARA, दोनों, ठीक है। ड्रॉप जो आता है वो दोनों की ही वजह से आता है। बस मैंने ये बोला था इस ग्राफ में IARA जोड़ दो तो तुम्हें मिल जाएगा ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। मेरा ये वाला क्लियर हुआ पॉइंट। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं। अगला लिखना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ये किसी भी मशीन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक्सटर्नल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मशीन में जो बाहर जाने वाली क्वांटिटी है, बाहर क्या क्या जाता है मशीन में, जनरेटर के अंदर, एक तो VT क्योंकि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो होती है टर्मिनल वोल्टेज, और क्या बाहर जाता है? IL, लाइन करंट। तो VT और IL के बीच का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी कंज्यूमर है, मान लो तुम ही कोई जनरेटर खरीदते हो, तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या चल रहा है, तुम्हें फर्क पड़ता है कि जो लोड तुम लगाने वाले हो उसके अक्रॉस परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अगली बात हम लोग कर रहे हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा VT वर्सेस IL। अब सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की खासियत क्या होती है कि जब मशीन हमारी सेपरेटली एक्साइटेड लेके चल रहे हो तो IL किसके बराबर होता है बताओ? IL बराबर होता है IA के। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि नो लोड वाली वोल्टेज प्लॉट कर लो। नो लोड वाली है ये EMF, ये नो लोड वाली वोल्टेज है। आइडियली मैं ये चाहता हूं कि करंट कितना भी ड्रॉ कर ले मेरी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन ना आए। एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो घर के अंदर तुम 4 AC चलाओ, 2 पंखे चलाओ, 4 ट्यूबलाइट जलाओ या सिर्फ एक नाइट बल्ब जलाओ, तुम क्या चाहते हो कि जो भी तुम्हारा करंट है वो वेरी हो रहा है ना, क्योंकि 4 AC में ज्यादा करंट लग रहा होगा, एक पंखे में कम लगेगा, करंट वेरी हो रहा है। बट मैं ये चाहता हूं मेरी हर डिवाइस को रेटेड वोल्टेज ही मिले ताकि किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस खराब ना हो। कभी कभी देखा होगा ना घर के अंदर क्या होता है, वोल्टेज कम आती है, वोल्टेज कम आने से पंखा स्लो हो जाता है, तुम्हारी जो ट्यूब जलती है वो काफी डिम हो जाती है। तो मैं चाहता हूं मैं 4 AC चलाऊं या 6 AC चलाऊं कि कुछ भी नहीं चलाऊं, मेरी लाइट डिम नहीं होनी चाहिए, मेरे पंखे की स्पीड नहीं गिरनी चाहिए। मींस ऑल डिवाइसेस शुड गेट रेटेड वोल्टेज। तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि करंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कांस्टेंट रहे। तो ये जो ग्राफ है ना ये एकदम आइडियल ग्राफ है। लेकिन जब तुम करंट ज्यादा ड्रॉ करोगे तो वोल्टेज का ड्रॉप तो ज्यादा आएगा भाई, IARA ड्रॉप आएगा। तो क्या होता है अगर VT वर्सेस IL का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से आता है। इसमें अगर IARA जोड़ दिया जाए, IARA अगर ऐड कर लो तो ग्राफ ऊपर आ जाएगा। तो ये ब्लैक और रेड कर्व के बीच का गैप कितना है? दैट इज IARA। और अगेन ब्लू और ब्लैक कर्व के बीच का ड्रॉप कितना है? दैट इज द ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अगर आर्मेचर रिएक्शन और IARA नहीं आता तो जो वोल्टेज नो लोड पे मिल रही थी वही वोल्टेज तुम्हें लोडेड कंडीशन में मिलती, बट नाउ वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसमें लिख लेना आइडियली द वोल्टेज शुड रिमेन कांस्टेंट with respect to IL, but due to IARA drop and armature reaction, the voltage obtained is less than the no load value. The voltage obtained is less than the no load value. और ये जो ब्लैक वाला कर्व होता है ना इसे बोल देते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। रेड वाला एक्सटर्नल और ब्लैक वाला इंटरनल, यानी एक्सटर्नल से इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलती है? IARA का ड्रॉप जोड़ करके। अब बात यह आती है कि इसके अंदर अगर वोल्टेज रेगुलेशन निकालते
तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे आता है? हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के अंदर कि वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए नो लोड और फुल लोड वोल्टेजेस का यूज किया जाता है। तो नो लोड वोल्टेज तो दिख ही रही है, ये है V नो लोड माइनस V फुल लोड बाय V रेटेड। तो नो लोड तो ये है, फुल लोड को VT लिख लो और नीचे क्या लिख दोगे? V रेटेड। दैट इज योर परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर। अब देखो ये याद रखना, वोल्टेज रेगुलेशन किस में निकाल सकते हो? ऐसी मशीन में जिसके आउटपुट पे वोल्टेज और करंट मिले। जैसे ट्रांसफार्मर था, तो मैंने बोला था उसकी वोल्टेज रेगुलेशन कायदे से हमें सेकेंडरी पे निकालनी चाहिए, क्योंकि लोड कहां लगता है? सेकेंडरी पे। ऐसे ही जनरेटर है, तो जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन वीटी के अलोंग निकलेगी, क्योंकि वहां लोड जोड़ा जाता है वीटी पे। बट मोटर में कभी वोल्टेज रेगुलेशन निकालने मत बैठ जाना। उसका रीजन कि मोटर का जो लोड होता है वो इलेक्ट्रिकल होता ही नहीं, मोटर का लोड मैकेनिकल है, और मैकेनिकल लोड में स्पीड रेगुलेशन निकालते हैं बट नॉट वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। ये क्लियर हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही है, इसमें हमें क्या मालूम चला कि लोड बढ़ाने से लोड के अक्रॉस की वोल्टेज ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगती है। क्यों? ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड IaRa वोल्टेज ड्रॉप। अब चौथी कैरेक्टरिस्टिक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की, दैट इज आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताया था? ये ग्राफ होता है IF वर्सेस IA का, जिसमें कांस्टेंट क्या रखना होता है? VT और स्पीड। अब मान लो मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है IF वर्सेस IA, इसमें VT को फिक्स रखना है। तो नो लोड पे मान लो उतने ही VT के लिए क्या चाहिए? ये नो लोड पे जो है IF है। मैं आइडियली तो ये चाहता हूं लोड कितना भी बढ़ जाए, IF में चेंज नहीं आना चाहिए। अब ऐसा मत सोचना कि लोड बढ़ने से IF बदलता है, IF अपने हाथ में है, लेकिन मैंने कंडीशन ये रख दी कि मुझे कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। अब कांस्टेंट वोल्टेज कैसे मिल सकती है? जब IA बढ़ा रहे हो। IA बढ़ाने से आर्मेचर रिएक्शन वोल्टेज कम करने की कोशिश करेगा, ऐसे ही IaRa भी वोल्टेज कम करने की कोशिश करेगा। जब ये दोनों ही कंपोनेंट वोल्टेज को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट ऑब्टेन कांस्टेंट वोल्टेज। लेकिन ग्राफ की कंडीशन ये है कि भाई कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। अगर कांस्टेंट वोल्टेज कंपलसरी कर दिया, तो आर्मेचर रिएक्शन और IaRa ये वोल्टेज को जितना गिराने की कोशिश करें, तुम उतना ही उसे इंक्रीज करो। कैसे इंक्रीज करो? फ्लक्स बढ़ा के या IF बढ़ा के, क्योंकि अगर फ्लक्स बढ़ा तो EMF बढ़ेगा, फिर आर्मेचर रिएक्शन कम करेगा, तो हमें वैल्यू सेम मिल जाएगी। तो क्या होता है? IF एक्चुअल में बढ़ाना पड़ता है विद IA, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट क्या रखना है? VT और स्पीड। तो इसमें लिखना, if IF is maintained constant, then VT reduces with IA, VT reduces with IA, और यहां IL भी लिख सकते हो क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड है। VT reduces with IA due to armature reaction and IaRa drop, but in order to maintain VT constant, we need to increase the value of IF to compensate armature reaction and IaRa drop। ठीक है, इसको कंपेंसेट करने के लिए फील्ड करंट बढ़ाना जरूरी है। तो ये होता है आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। इसमें से अगर एग्जाम के अंदर कुछ भी याद रखोगे तो मैं लास्ट में समराइज भी कराऊंगा, बस याद रखना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, तो ये पहला जनरेटर कवर हुआ जिसकी चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। अगला जनरेटर लिखना शंट एक्साइटेड जनरेटर। शंट एक्साइटेड जनरेटर,
यानी अब सेपरेटली एक्साइटेड से मैं सेल्फ एक्साइटेड की तरफ आ गया हूं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शंट जनरेटर इस पूरे टॉपिक के अंदर। अब शंट एक्साइटेड जनरेटर का मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं। ये हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग, और यहां लग जाएगा आर्मेचर। मैं जनरली डायग्राम बना रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बना रहा हूं। और यहां होता है अपना लोड, जो भी है। ठीक है, इसीलिए मैं एमीटर वोल्ट मीटर कुछ नहीं दिखा रहा हूं, बस बेसिक अपने रेफरेंस के लिए बना रहा हूं। IA, IF, IL। हम ये जानते हैं IA इज IF प्लस IL, और ये वोल्टेज हो गई VT। ठीक है, अब देखो क्या होता है अगर मैं नो लोड की बात करूं। सबसे पहले कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बनती है? नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। वो किसके बीच में बनती है? इंड्यूस्ड EMF और फील्ड करंट के बीच में, कि फील्ड करंट वेरी करने से इंड्यूस्ड EMF कैसे वेरी होता है। अब शंट के अंदर दिक्कत क्या आएगी? देखो, ये जो IF है ये खुद है VT बाय RSH, यही है ना, VT बाय RSH। अब अगर तुमने IF चेंज करने के लिए मान लो RSH बदला, RSH ही तो बदलोगे जैसे पहले बदल रहे थे रेजिस्टेंस। RSH बदलने से IF बदला, IF बदलने से EMF बदला, EMF बदलने से बदला VT, और VT से फिर क्या बदल गया? IF। तो मैंने बोला पहले RSH को चेंज किया, उससे क्या चेंज हुआ? IF, IF से चेंज हुआ EMF। नो लोड पे तो बराबर ही होते हैं EMF और VT, और EMF और VT से फिर से क्या चेंज हो गया? IF। तो इस तरह से ग्राफ नहीं बना पाओगे, क्योंकि IF खुद VT या EMF पे डिपेंडेंट है, और EMF खुद किस पे डिपेंडेंट है? IF पे। तो ऐसे तो EA वर्सेस IF में कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हुआ। IF EA पे डिपेंडेंट है और EA IF पे। तो इस तरह से हम लोग नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है? जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है इसको आर्मेचर से डिस्कनेक्ट कर लो, और इस मशीन को एक सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की तरह चलाते हुए इसका नो लोड कर्व बनाओ। यानी नो लोड कर्व इज ड्रॉन सेम एज अ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो इसमें लिखना, इन पहले नो लोड कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें लिखो, इन शंट जनरेटर द फील्ड करंट डिपेंड्स ऑन induced EMF and the induced EMF depends on field current. So none of them is an independent variable, and hence drawing no load characteristics is not possible. ठीक है, तो इस तरह से लिख लेना, ये जैसे चाहो तो इंक्रीजेस डिक्रीजेस भी लिख लो, और यहां से भी फिर डिक्रीजेस, तो ये लूप में चल जाएगा। ठीक है, ये वाला ड्रॉ कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, in order to draw the no load characteristics, the field winding should be disconnected from armature and the machine should be made to run as a separately excited generator, and hence no load characteristics of separately excited generator and shunt generator are identical। ठीक है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक दोनों की आइडेंटिकल है। अगला लिखो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस आता है कि जब मशीन सेपरेटली एक्साइटेड ली जाती है तो उसमें IL रहता है IA के बराबर, लेकिन शंट के अंदर IA ज्यादा होता है, इट इज IL प्लस ISH। बाकी ड्रॉप तुम्हारे सेम रहेंगे, एक तो IARA वाला और एक आर्मेचर रिएक्शन वाला,
तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेपरेटली एक्साइटेड की तरह आ जाएंगी, बट शंट का आर्मेचर करंट हल्का सा ज्यादा होता है आईएल से, तो ड्रॉप थोड़ा ज्यादा आता है। तो इसमें लिखना इन शंट जनरेटर आर्मेचर करंट इज स्लाइटली हायर देन separately excited generator, so the voltage drop is also higher, but shape of the characteristics is similar to separately excited generator। ठीक है, शेप जो है शंट और सेपरेटली एक्साइटेड के ग्राफ की सेम आती है। अब अगला लिखो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी वही है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जब भी प्लॉट करोगे तो मशीन जिस कॉन्फ़िगरेशन में उसी में प्लॉट करनी है। जैसे हमने नो लोड और लोड में बोला कि सेपरेटली एक्साइटेड की तरह कर लेंगे, वैसा एक्सटर्नल में कभी नहीं करते, क्योंकि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया ना, अगर भाई तुम सोचो एक चीज कि तुम शंट जनरेटर खरीदने जा रहे हो और वो तुम्हें ग्राफ दे रहा है सेपरेटली एक्साइटेड का कि भाई अगर इसको सेपरेटली एक्साइटेड जैसा चलाओगे तब ऐसा परफॉर्मेंस आएगा, तो क्या तुम खरीदोगे? भाई तुम्हें तो चलाना तो शंट की तरह है ना, और मैं तुम्हें पैरामीटर्स किसके दे रहा हूं? सेपरेटली एक्साइटेड के, तो इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, ये बाकी के ग्राफ तो इंटरनल यूजेज के लिए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा? एक्सटर्नल। तो मशीन जिस कॉन्फ़िगरेशन में है उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तुम्हें उसे चलाना पड़ेगा। अब देखो यहां थोड़ी सी ना दिक्कत समझो क्या आती है कि किस तरह का ग्राफ में चेंज आता है। ये तो पक्का है जब VT वर्सेस IL का ग्राफ बनाओगे तो उसमें दो ड्रॉप आ जाएंगे, एक तो IARA वाला ड्रॉप और एक ड्रॉप आ जाएगा तुम्हारा आर्मेचर रिएक्शन वाला ड्रॉप। यही तो दो ड्रॉप आते हैं। लेकिन अब एक चीज और सोचो, VT अगर कम हो रहा है तो उससे कम हो रहा है IF, उससे कम क्या हो रहा है? EMF। ये भी तो होगा भाई। अब IF एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, IF खुद किस पे डिपेंडेंट है? VT पे। यानी अब दो नहीं तीन ड्रॉप बनेंगे। तीन ड्रॉप क्यों बनेंगे? IARA, आर्मेचर रिएक्शन, और तीसरा ड्रॉप बनेगा VT कम होने से IF कम होने की वजह से जब EMF कम होता है। तो इसमें लिखना इन अ शंट जनरेटर द ड्रॉप इन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ड्यू टू पहला लिखो IARA ड्रॉप, सेकेंड if the VT is reduced, then IF also reduces, which reduces the flux and induced EMF and reduces VT further। ठीक है, तीसरा ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात की जाए, ये हुआ VT और ये हुआ हमारा IL। आइडियली मैंने बताया था ना, आइडियल ग्राफ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्यों? कि कितना भी लोड जोड़ दो VT हमें हमेशा फिक्स मिलेगा। और ये किसके बराबर है? नो लोड वाले ग्राफ के, EA एट नो लोड। ठीक है, अब इसके अंदर ड्रॉप्स आने वाले हैं हमारे। पहले एक ड्रॉप लेके ग्राफ बना लिया, तो इसको मान लो ये ड्रॉप हो गया IARA वाला। ठीक है, अब एक और ड्रॉप ले लो, फिर ऐसे ही एक और ड्रॉप ले लो। हमने तीन ड्रॉप बताए ना, तो अब ड्रॉप्स क्या क्या होंगे इन पॉइंट्स को मैं मार्क कर देता हूं। ऐसा करो CDFG, IARA जो है ना सबसे नीचे ले लो। यहां से F हटा देता हूं, F अलग से लिख देता हूं। अब CD जो है ये है IARA ड्रॉप। ठीक है,
अब इसके बाद DF, CD के बाद DF, दैट इज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, और फिर FG, ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन IF। IF कम होने से जो ड्रॉप आएगा दैट इज FG। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला कर्व होता है ये तो अपनी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और IARA ऐड अगर कर दो तब ये बनती है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल कैसे मिलती है एक्सटर्नल से? बाय एडिंग IARA। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ये सबसे नीचे वाला ग्राफ हुआ। ये मेरी बात समझ आई? इसके अंदर एक एडिशनल वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन अब इस ग्राफ में ना एक चेंज और होता है। एक चेंज क्या होता है? ये ग्राफ आगे से घूम के वापस आ जाता है इस टाइप से। तो ये ग्राफ टर्न हो जाता है, ये आगे तक डिक्रीजिंग नहीं रहेगा, ये आगे टर्न हो जाएगा और ये वापस जाने लगेगा। वापस जाने का मतलब है IL विल स्टार्ट टू डिक्रीज। ठीक है, और इसके अंदर ये जो वैल्यू है ये मान लो ये है फुल लोड, फुल लोड करंट, यानी जो टर्न होता है ना वो फुल लोड के आगे ही होता है। तो अगर तुम रेटेड करंट से ऊपर नहीं चला रहे तो तुम्हें ग्राफ के टर्न होने की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट अगर रेटेड से भी आगे जाते हो तो ग्राफ टेक्स अ टर्न। मेरी बात समझ आई? अब बात है ये टर्न आया क्यों, ये चीज हमें समझनी है। पहले ये तो क्लियर है ना, 3 तरह के ड्रॉप आ रहे हैं। ठीक है, अब ये टर्न का रीजन क्या होता है? देखो, तुम IL बढ़ा कैसे रहे हो? इसके अक्रॉस ये जो लोड लगा होगा ये वेरिएबल होगा, ये वेरिएबल होगा तो तुम IL बढ़ा लोगे इसको वेरी करा के। अब तुम लोड गिराते जाओगे, यानी कि लोड का रेजिस्टेंस गिराते जाओगे और साथ साथ IA बढ़ता जाएगा। IL बढ़ता जाएगा। IL बढ़ने से बढ़ेगा IA क्या है? IL प्लस IF। तो अगर लोड कम करने से IL बढ़ता है तो उससे बढ़ता है IA बढ़ने से बढ़ता है आर्मेचर रिएक्शन, और आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण फ्लक्स कम होना शुरू हो जाता है। अगर फ्लक्स कम हुआ तो EMF कम होगा, EMF कम होगा तो VT कम होगा, VT कम होते होते एक समय पे ऐसा होगा, ये जो तुम IL लिख रहे हो, IL इज नथिंग बट VT बाय RL। अगर VT बहुत तेजी से गिर गया तो IL भी गिरने लगेगा। VT और IL अगर दोनों गिरेंगे तो ये ग्राफ लेफ्ट में चला जाएगा। IL कम होने का मतलब है गोज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो एक बार ये वाला पॉइंट लिखना, इफ लोड रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड द लोड करंट इंक्रीजेस विच ऑल्सो इंक्रीजेस द आर्मेचर करंट and increases armature reaction। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस the net flux reduces and the induced EMF also reduces, which reduces terminal voltage। next point, if reduction in terminal voltage dominates reduction in RL, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, IL इक्वल टू VT बाय RL, रिडक्शन इन RL, then IL also reduces and the curve takes a turn and moves towards left। मुड़ करके लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेफ्ट जाने का मतलब IL का कम होना है। ठीक है, तो शंट और सेपरेटली एक्साइटेड में कोई पूछे तो क्या डिफरेंस आता है एक्सटर्नल में, कि एक ड्रॉप एडिशनल आता है, वो ड्रॉप किसकी वजह से होता है? ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन IF। अब अगर मेरा क्वेश्चन तुमसे ये हो वोल्टेज ज्यादा कौन देता है, सेपरेटली एक्साइटेड या शंट? क्वेश्चन मेरा ये है फुल लोड पे ज्यादा वोल्टेज कौन देने वाला है, सेपरेटली एक्साइटेड या शंट? तो तुम क्या कहोगे? ज्यादा वोल्टेज मिलेगी सेपरेटली एक्साइटेड में, क्योंकि उसके अंदर 2 ही ड्रॉप हैं, बट शंट के अंदर एक एक्स्ट्रा ड्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें सारी क्लियर हैं बढ़िया से। अब लास्ट लिखो आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक में क्या बोला था कि Vt कांस्टेंट रखते हुए हमें यह देखना है कि If कैसे चेंज होगा बाय चेंजिंग Ia, यानी लोड बदलने के साथ साथ कैसे हमारा If बदलता है। अब मान लो तुमने लोड घटा दिया तो Ia बढ़ गया, लोड कम कर देने से Ia बढ़ गया। अब उससे If को क्या चेंज करना है, Vt हमें फिक्स रखना है। तो इसके अंदर दिक्कत क्या आ जाएगी, अगर Vt फिक्स रह गया तो तुम्हारा If भी कांस्टेंट रह जाएगा, क्योंकि ये तो Vt के पैरेलल है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इसमें भी सेपरेटली एक्साइटेड की तरह ही चलाना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो इसमें लिखना द फील्ड करंट डिपेंड्स ऑन टर्मिनल वोल्टेज and for constant terminal voltage the field current also remains constant, so armature characteristics cannot be drawn, and hence in order to draw armature characteristics the machine should be operated as separately excited generator। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई, सेपरेटली एक्साइटेड की तरह चलाओगे तभी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर पाओगे। अब शंट जनरेटर के अंदर अभी तक याद रखने वाली बात अभी तक यही आई है कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस आता है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले शंट जनरेटर में, तो अगली हेडिंग डाल लेना वोल्टेज बिल्डअप इन शंट जनरेटर। वोल्टेज बिल्डअप इन शंट जनरेटर। अब बात है भाई ये वोल्टेज बिल्डअप का चक्कर क्या है। मेरी बात समझो, अभी मैंने ये दिखाया था तुम्हें कि ये जो EA है और ये जो IF है ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। फील्ड वाइंडिंग में करंट तब जाएगा जब मशीन EMF बनाएगी, और मशीन EMF तब बनाएगी जब फील्ड वाइंडिंग में करंट आएगा। तो अगर दोनों एक दूसरे का इंतजार करते रह गए तो ना ही तो फील्ड वाइंडिंग में करंट आएगा, ना ही मशीन में EMF बन पाएगा। इसीलिए शंट मशीन के अंदर यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि शंट मशीन में वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होगी या EMF कैसे प्रोड्यूस होगा। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, इन शंट फील्ड वाइंडिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन EMF is developed and EMF is developed when field current exists. So both quantities are interdependent and it is interesting to study the process of voltage buildup। ठीक है, वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस इसीलिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना होता क्या है। मैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कैसे थी, कुछ इस टाइप से थी। अब क्या करते हैं, एक ना शंट जनरेटर का डायग्राम बना लेता हूं नो लोड पे। ये शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस और ये आर्मेचर का EMF। नो लोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी IL है हमारा 0, RA RF EA। तो जो भी करंट फ्लो करेगा वो ये लेफ्ट में एक लूप में फ्लो करता रहेगा भाई। तो ये IF कितना आएगा इस सर्किट के हिसाब से, ये आएगा EA बाय RA प्लस RF। अब देखो डीसी मशीन के क्वेश्चन में भी देखा होगा कि शंट मशीन में ये जो RF आता है काफी बड़ा आता है, 100 ओम 150 ओम ऐसा आता है, और RA 1 ओम से भी छोटा होता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेते हैं EA बाय RF। अब देखो ये जो ब्लू वाला कर्व है ये बता रहा है IF पे EA कैसे डिपेंड करता है, और ये जो इक्वेशन आ रही है बता रही है IF EA पे कैसे डिपेंड करता है।
ये कर्व बता रहा है EA डिपेंडिंग ऑन IF और वो बता रहा है IF डिपेंडिंग ऑन EA। तो इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं, EA इक्वल टू IF RF। तो एक ऐसा ग्राफ बना लो जिसका स्लोप कितना हो, RF। ये बन गया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर तिरछा दिख भी रहा है तो क्या करोगे, स्केल से ड्रॉ कर लेना, स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका स्लोप हो गया RF। इसको कह देते हैं फील्ड रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है भाई। अब बात है वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस क्या होता है। देखो, रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से एक वोल्टेज बन जाती है OA और उस वोल्टेज के हिसाब से ब्लैक वाले कर्व से एक फील्ड करंट आ जाता है, दैट इज OB। अब ये OB फील्ड करंट की वजह से एक वोल्टेज आ जाती है BC और BC वोल्टेज की वजह से एक नया फील्ड करंट आ जाता है OD। फिर OD फील्ड करंट की वजह से नई वोल्टेज बन जाती है DE और DE वोल्टेज की वजह से एक नया करंट आता है OF। OF की वजह से एक नई वोल्टेज बनी OG। OG की वजह से एक नया करंट आया OH। OH की वजह से अगेन नई वोल्टेज OI या OJ कह लो, I रहने दो, I करंट है। और OJ वाली वोल्टेज की वजह से एक नया आया OK करंट। फिर एक नई वोल्टेज, फिर उसी के हिसाब से एक नया करंट, फिर नई वोल्टेज बनी, फिर बना नया करंट, फिर नई वोल्टेज बनी, फिर बना नया करंट, फिर नई वोल्टेज, फिर नया करंट, इस टाइप से। ठीक है। तो ये कहां आके रुक जाता है, जहां दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से एक रेसिडुअल वोल्टेज आई थी और रेसिडुअल वोल्टेज की वजह से एक नया फील्ड करंट आया। कौन सा फील्ड करंट आया, OB। इसकी वजह से ब्लू वाले कर्व से एक वोल्टेज आई BC और BC के हिसाब से ब्लैक वाले कर्व से करंट आया OD। ये जो इक्वेशन आई है ना IF की, ये बता रही है IF EA पे कैसे डिपेंड कर रहा है। यानी अगर तुम्हें EMF मालूम चल जाए तो तुम उससे क्या निकाल सकते हो, फील्ड करंट। तो ब्लैक वाला कर्व क्या देगा, ये ब्लैक वाला कर्व बताएगा IF बेस्ड ऑन EA और ब्लू वाला कर्व क्या बताएगा, EA बेस्ड ऑन IF। तो देखो, सबसे पहले मैंने OA से, ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज से करंट कौन से कर्व से मिलेगा, ब्लैक कर्व से, और फिर करंट से वोल्टेज ब्लू से, फिर वोल्टेज से करंट ब्लैक से, फिर करंट से वोल्टेज ब्लू से, वोल्टेज से करंट फिर से ब्लैक वाले कर्व से। तो ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों ही ग्राफ सेम पॉइंट ना दे दें। ऐसे सोचो, किसी भी सिस्टम का ऑपरेटिंग पॉइंट दो ग्राफ के इंटरसेक्शन से आता है। तो यहां कौन कौन सा इंटरसेक्शन है, एक तो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक फील्ड रेजिस्टेंस लाइन का। ठीक है। तो इसमें लिखना, ड्यू टू रेसिडुअल वोल्टेज a field current is produced which further increases the flux and induced EMF which increases the field current, and this regenerative process continues till we reach a steady state condition at which both curves intersect। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो इस तरह से ग्रेजुअली वोल्टेज बढ़ता चला जाता है शंट जनरेटर के अंदर। लेकिन इसको किस पे चलाना पड़ा हमें, नो लोड पे। लोड में दिक्कत क्या आ जाती ना, अगर लोड लगा होता तो आर्मेचर रिएक्शन भी होता। अब मान लो वो फ्लक्स को कैंसिल ही कर देता तो वोल्टेज बन ही नहीं पाता। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं कि शंट जनरेटर को पहले चालू कर लो नो लोड पे और बाद में उसके अक्रॉस अपना एक लोड कनेक्ट कर दो। ये बात समझ आई, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर तुम्हें वोल्टेज बिल्डअप चाहिए तो दोनों ग्राफ के बीच में इंटरसेक्शन होना जरूरी है। जहां इंटरसेक्शन होगा वही तुम्हारी स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी, क्योंकि तब दोनों ही ग्राफ सेम वैल्यू बताएंगे।
EF से बनने वाला IF भी उतना ही आएगा और उस IF से बनने वाला EF भी कांस्टेंट आएगा। तब हम ये कह सकते हैं कि इतने पे ये रुक जाएगा। अब जरा केसेस देखना। सबसे पहला केस ये देखो, अगर मैं एक ही नो लोड कैरेक्टरिस्टिक दूं, हम ये तो जानते हैं ना जो मैग्नेटाइजेशन कर्व होता है एक ओमेगा पे बनता है, यानी मैंने इसका ओमेगा फिक्स कर दिया। अब मान लो ये एक फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है RF1, आ रहा है इंटरसेक्शन, एक फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है RF2 जो इसके टेंजेंट है, और एक फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है RF3। अब मैंने क्या बताया था, ये जो लाइंस होती हैं इसका जो स्लोप होता है, स्लोप किसके बराबर होता है? RF के। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है RF1 से RF3 वाले ग्राफ में दिख रहा है ना, लाइन जो है ज्यादा टिल्ट होती जा रही है, तो अगर स्लोप बढ़ रहा है तो मैं ये जानता हूं कि फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाने से एक कंडीशन तुम ऐसी पे पहुंच गए जहां इंटरसेक्शन बहुत कम वैल्यू पे मिला, यानी वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहेंगे, वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए RF2 से आगे मत जाना, क्योंकि RF2 में टेंजेंट आ गई ना, लाइन टेंजेंट आ गई, इसके आगे जाओगे तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, बहुत छोटी 2-4 वोल्ट पे ही जनरेटर चलता रह जाएगा और वो चीज अनडिजायरेबल है। इसीलिए हम क्या कह देंगे, RF शुड बी लेस देन RF2। तो ये जो RF2 होता है इसे क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस कह देते हैं, जिससे ज्यादा रेजिस्टेंस लेने पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाता। तो हम क्या कहेंगे, एक पॉइंट लिखो पहले इसके नीचे, ये ग्राफ ड्रॉ करके, इफ RF इज इंक्रीज्ड अबव RF2 देन इंटरसेक्शन ऑकर्स at almost residual voltage and hence there is no voltage buildup, so RF should not be increased beyond RF2 and such value of RF2 is called as critical field resistance, is called as critical field resistance। ठीक है, अब ये क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस निकलता कैसे है, it is equal to slope of no load characteristics in linear region। लीनियर रीजन में नो लोड कैरेक्टरिस्टिक का जो स्लोप होता है वही क्या होता है, तुम्हारा RFCR। इसको ऐसे लिख सकते हो E2 माइनस E1 बाय IF2 माइनस IF1। तो कोई भी दो पॉइंट्स ले लो इस ग्राफ के अंदर लीनियर रीजन में, देखो जैसे ये और ये पॉइंट ले लिया IF1 IF2 और इसके करस्पॉन्डिंग EMF आ गए E1 और E2। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, स्लोप। तो कई बार क्या होगा ना, ये ग्राफ ना दे करके वो तुम्हें ना डेटा पॉइंट्स दे देगा ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के, जैसे वो दे देगा 1 एम्पियर पे इतना EMF, 2 एम्पियर पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना। तो उसमें क्या कर लेना, जो लीनियर वाला रीजन है उसका स्लोप निकाल लेना। अक्सर ये जो रीडिंग ली जाती है ना, ये रेसिडुअल के बाद वाली रीडिंग लेते हैं। देखो पहली रीडिंग तो 0 पे होगी रेसिडुअल, उसके बाद में हम लोग स्लोप निकालेंगे। कभी भी रेसिडुअल पे स्लोप नहीं निकालते हैं, रेसिडुअल से पहले की बात होती ही नहीं है। स्लोप विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड आफ्टर द रेसिडुअल वोल्टेज। तो इसमें एक पॉइंट और लिख लो, लीनियर रीजन स्टार्ट्स आफ्टर रेसिडुअल वोल्टेज, सो स्लोप मस्ट बी टेकन आफ्टर रेसिडुअल वोल्टेज। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब ऐसे ही देखो दूसरा केस क्या हो सकता है। अब हमने क्या बोला, अगर इंटरसेक्शन नहीं आएगा तब वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं आने की हमने कंडीशन किसकी टर्म्स में देखी, RF की, कि ये लाइन अगर ऊपर शिफ्ट होती जाए तब होगा क्या, कभी ना कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी और तब वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये RF वाली लाइन को मैंने कांस्टेंट कर दिया। अब मैं RF को नहीं बदलूंगा, अब मैं ओमेगा बदलूंगा।
मैंने तुम्हें मैग्नेटाइजेशन कर्व के अंदर एक बात बताई थी, स्पीड बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ता है और स्पीड कम करने से ईएमएफ कम होता है। यानी चाहो तो ये ब्लैक वाले कर्व को भी शिफ्ट कर सकते हो बाय चेंजिंग द स्पीड। अब केसेस देखना। पहला केस इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस टेंजेंट जा रहा है। तीसरा केस नीचे से निकल गया। अब ओमेगा 1 से ओमेगा 3 में देखो लगातार वोल्टेज कम होती जा रही है। वोल्टेज कम होने का मतलब है स्पीड कम होना, क्योंकि वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड कम करते करते एक समय ऐसा आया कि आरएफ वाला कर्व और ब्लू वाला कर्व इंटरसेक्ट नहीं किया, तब भी वोल्टेज नहीं बनेगी। तो मैं कह रहा हूं लिमिटिंग केस कौन सा है? लिमिटिंग केस अगेन है ओमेगा 2 वाला, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? ओमेगा 2 पे बताओ क्या हो रहा है कि कर्व दोनों टेंजेंट है। अब तुम उसके नीचे अगर चले गए तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, इसीलिए ओमेगा 2 को कह देते हैं क्रिटिकल स्पीड, ठीक है। तो अब इसके अंदर लिखना, इफ द स्पीड ऑफ जनरेटर इज रिड्यूस्ड बिलो, if the speed of generator is reduced below omega 2, then field resistance line and no load characteristics do not intersect, and hence there is no voltage buildup. So omega 2 is called as critical speed, and we must not reduce the speed below critical speed. We must not reduce the speed below critical speed. जैसे यहां तुमने RF2 को बोला था RFCR, ऐसे यहां पे ओमेगा 2 क्या हो जाएगा? ओमेगा CR। अब अगेन बात आती है ओमेगा CR निकालोगे कैसे भाई? अब ओमेगा CR के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि EMF वाला ग्राफ RF के टेंजेंट हो जाए। तो हम ये कहेंगे RF शुड बी, जो EMF तुम्हें लेना है कौन सी स्पीड पे लेना है? क्रिटिकल स्पीड पे, और गिवन मान लो n पे है, ठीक है। अगेन लेना है क्रिटिकल स्पीड पे, गिवन n पे है, अपॉन IF2 माइनस IF1। और E2 माइनस E1 अपॉन IF2 माइनस IF1 क्या बताता है? RFCR। तो तुम ये भी कह सकते हो RF बाय RFCR, एक मिनट, क्रिटिकल स्पीड पे अगर लेंगे तो RF के बराबर आ जाना चाहिए, हाँ, इक्वल टू NCR बाय N। ये रिलेशन बन रहा है ना। तो यहां पे n मैंने कौन सी स्पीड दी है? n जिसपे की डेटा गिवन था, और मुझे निकालना किस पे था? EMF क्रिटिकल स्पीड पे। तो EMF स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, तो जिस स्पीड पे गिवन था उससे डिवाइड कर लिया और नई स्पीड से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और वो किसके बराबर रख दिया? RF के। तो यहां से चाहो तो RFCR निकाल के इस रिलेशन से क्रिटिकल स्पीड निकाल लोगे, और चाहे तो बेसिक से। तो इसमें लिख लेना, इन दिस डेरिवेशन n is the speed at which values of EMF are given, and NCR is the unknown speed or critical speed. NCR is the unknown speed or critical speed, ठीक है। तो जिस पे वैल्यूज गिवन है वो है n, और जिस पे निकालनी है दैट इज योर NCR। मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है बढ़िया से कि किस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है इसे। अब RF जो है वो RFCR से छोटा है, इसलिए NCR जो है n से छोटा है, ठीक है। तो ये वाला हमें पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है? जिससे ज्यादा रेजिस्टेंस लेने पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं आएगा, और NCR क्या है? जिससे कम स्पीड लेने पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं आएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट might be
द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ वोल्टेज बिल्डअप in a shunt generator. What might be the reasons for failure of voltage buildup in a shunt generator? ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक ये रीजंस सोच के रखना। ये वोल्टेज बिल्डअप वाला जो टॉपिक है, ये कंसेप्चुअल और थ्योरी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। 1 मार्क क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रीजन फॉर फेलियर ऑफ वोल्टेज बिल्डअप और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीजन फॉर फेलियर ऑफ वोल्टेज बिल्डअप। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर किसी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बाकी बातें आगे की और जनरेटर्स का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।